हेलो व्यूअर्स, दिस इज़ दीपक हियर। हमने पिछले वाले पेपर में पिछले वाले वीडियो में, इससे जस्ट पहले वाले में क्वेश्चन पेपर सोल्व किया था अपने रीट 2011 का। रीट 2011 में हमने साइकोलॉजी, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के क्वेश्चन देखे थे। अब आज से हम देख रहे हैं यूपी टेट 2020, यानी कि जो आपका यूपी टेट एग्ज़ाम होगा। यूपी टेट एग्ज़ाम में 2020 वाला जो एग्ज़ाम हुआ था उसके क्वेश्चन देखेंगे हम, किसके, सिर्फ और सिर्फ साइकोलॉजी आपके सब्जेक्ट होता है उसके। तो देखना, पहला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत नहीं है। ठीक है, अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत नहीं शब्द दिया है, इसमें ध्यान रखना। अभ्यास का सिद्धांत, पुनर्बलन का सिद्धांत, सक्रिय अनुक्रिया का सिद्धांत या छोटे छोटे पदों का सिद्धांत। तो जो है आपका अभ्यास का जो सिद्धांत है वो अभिक्रमित अनुदेशन का नहीं है। ठीक है, अभ्यास का सिद्धांत जो है आपका अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत नहीं होता। ठीक है, अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत जो है आपके किसने दिया था, बीएफ स्किनर ने दिया था। ठीक है, बीएफ स्किनर ने दिया था। और यह अनुदेशन की वह तकनीक होती है जिसमें विषय वस्तु को छोटे छोटे पदों में विभाजित किया जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि शिक्षार्थी जो होता है सक्रिय अनुक्रिया करता है, स्वतंत्र रूप से सक्रिय अनुक्रिया करता है, जिससे क्या मिलता है, उसको पुनर्बलन मिलता है। ठीक है, इस प्रकार क्या करता है, वो अनुक्रिया करता हुआ धीरे 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 क्या करता है, आगे बढ़ता जाता है। इस सिद्धांत को पुनर्बलन, सक्रिय अनुक्रिया और छोटे छोटे पदों का सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, ये तीनों शब्द दे दिए, पुनर्बलन, सक्रिय अनुक्रिया या छोटे छोटे पदों का सिद्धांत भी कहा जाता है। सेकंड आ जाओ आप, थॉर्नडाइक के उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, एसआर थ्योरी। ठीक है, स्टिमुलस रेस्पॉन्स थ्योरी, स्टिमुलस रेस्पॉन्स थ्योरी, स्टिमुलस रेस्पॉन्स थ्योरी, एसआर सिद्धांत। ठीक है, मैं सीखने की प्रक्रिया में क्या महत्वपूर्ण नहीं बताया, यानी कि कौन सी चीज़ें जो महत्वपूर्ण नहीं है इसमें, एसआर इसमें क्रिया प्रस्तुत व्यवहार, उद्दीपक, अभिप्रेरक या अंतर्नोद। तो इसमें क्या आ जाएगा आपका, जो एसआर थ्योरी में सीखने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण नहीं होगा वो है क्रिया प्रसूत व्यवहार। ठीक है, ये आ जाएगा क्रिया प्रसूत व्यवहार। अब थॉर्नडाइक ने उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत में सीखने की प्रक्रिया में क्रिया प्रसूत व्यवहार को क्या किया है, शामिल नहीं किया है। ठीक है, थॉर्नडाइक के उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत से तात्पर्य होगा आपका जिसमें प्राणी किसी उद्दीपन के प्रति एक ऐच्छिक क्रिया करता है जिसका परिणाम उस पर सुखद होता है और वह धीरे धीरे उस उद्दीपन के प्रति वही अनुक्रिया करना क्या लेता है, आपका सीख लेता है। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में इसमें दे रखा है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के अधिगम को गेने ने अपनी अधिगम सोपानिकी में सर्वाधिक निम्न स्थान पर रखा है। प्रत्यय अधिगम, श्रृंखला अधिगम, संकेत अधिगम या शाब्दिक अधिगम। तो किस प्रकार के अधिगम को गेने ने अपनी अधिगम की सोपानिकी में सर्वाधिक निम्न स्थान पर रखा है। ठीक है, निम्न स्थान की पूछा है इसने, तो निम्न स्थान पर कौन सा होगा आपका, इसमें होगा संकेत अधिगम। ठीक है, रॉबर्ट गेने ने अधिगम का सिद्धांत दिया था। ठीक है, तो देखना, रॉबर्ट गेने ने जो आपका सिद्धांत दिया था उसने अधिगम की एक विशेष प्रकार की पदानुक्रम क्या की है, व्यवस्था। इसमें समस्या समाधान अधिगम को क्या दिया है, सर्वाधिक उच्च स्थान दिया है इसने। ठीक है, समस्या समाधान अधिगम को। ठीक, उसके बाद जबकि संकेत अधिगम को सर्वाधिक निम्न स्थान पर रखा गया है। गेने की संकेत अधिगम परिस्थिति पावलोव द्वारा प्रस्तुत शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत पर क्या है, आधारित है। तो रॉबर्ट गेने ने अधिगम सोपानिकी में सबसे निम्न स्थान तो दिया था संकेत अधिगम को, ये ध्यान रखना आप। ठीक है, सबसे उच्च स्थान किसको दिया था और निम्न किसको दिया था, उच्च और निम्न दोनों ध्यान रखना। उच्च स्थान तो किसको दिया था, सबसे अधिक उच्च स्थान दिया था इसने समस्या समाधान अधिगम को, समस्या समाधान अधिगम को तो क्या दिया था, उच्च स्थान।
और संकेत अधिगम को क्या दिया था, सबसे निम्न स्थान। तो ये क्वेश्चन भी अच्छा बनता है आपका कि सबसे उच्च स्थान किसको दिया था, रॉबर्ट गेने ने अपने अधिगम सोपानिकी में। शिक्षण के दौरान आवाज में उतार चढ़ाव उदाहरण है, ठीक है, उद्दीपन परिवर्तन कौशल, समापन कौशल, पुनर्बलन कौशल या प्रस्तावना कौशल। तो आवाज का उतार चढ़ाव जो है आपका उद्दीपन परिवर्तन कौशल का उदाहरण है। यानी कि जब अपन पढ़ा रहे हैं तो अपनी आवाज का ऊपर या नीचे होना, जैसे अभी तो मैं इसमें नहीं बोल सकता है माइक में, क्योंकि मैं इसमें धीरे बोलूँ या ऊपर बोलूँ, इसमें आवाज़ आपको हमेशा सेम ही आएगी, ठीक है। तो जब भी अपन पढ़ाते हैं, जैसे आपने किसी अच्छे टीचर की, जो अपने जैसे आईआईटी के प्रोफेसर्स होते हैं, जैसे कभी कभी जो गवर्नमेंट के जो प्लेटफॉर्म हैं उन पर जो पढ़ाते हैं टीचर, तो उनके अगर आप देखोगे ना वीडियो, तो उसमें जैसे आप HC वर्मा सर को देखना, फिजिक्स पढ़ाते हैं वो, HC वर्मा सर, इनकी वीडियोस देखना आप। आईआईटी के प्रोफेसर है, रिटायर्ड आईआईटी कानपुर के, आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर, मतलब अभी तो रिटायर हो चुके हैं। तो उनकी पुराने क्लासेस भी हैं, अभी वाले भी हैं, तो देखना आप एक बार, तो उनसे आपको पता लगेगा कि किस प्रकार वो अपनी आवाज़ में उतार चढ़ाव करते हैं। निम्न में से कौन सा संप्रेषण प्रक्रिया का तत्व नहीं है, माध्यम, पुनर्बलन, प्रतिपुष्टि या अंतःक्रिया। संप्रेषण प्रक्रिया का तत्व नहीं है, ठीक है। तो संप्रेषण प्रक्रिया में कौन सा वाला तत्व नहीं आएगा, तो पुनर्बलन जो तत्व है आपका वो संप्रेषण के अंतर्गत नहीं आएगा। पुनर्बलन में जो है आपका शिक्षण साधन संप्रेषण जो प्रक्रिया होती है उसमें माध्यम, प्रतिपुष्टि और अंतःक्रिया, ठीक है, ये तीनों तो शामिल होते हैं और पुनर्बलन शामिल नहीं होता। माध्यम, प्रतिपुष्टि, अंतःक्रिया शामिल होता है। मंदित मना बालकों की शिक्षा हेतु कौन सा उपागम उपयुक्त कहा जा सकता है, व्यक्तिक अनुदेशन, उच्च स्तरीय पाठ्यचर्या, संवर्धन उपागम या त्वरण उपागम। तो मंदित मना बच्चों के लिए क्या होगा, मंदित मना बच्चों के लिए आपका व्यक्तिक अनुदेशन, यानी कि उनको इंडिविजुअली आपको बताना पड़ेगा कि उसको कैसे पढ़ना है या उसको कैसे ध्यान देना है। निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी कि असत्य कथन कौन सा है। सीखना व्यवहार परिवर्तन की एक प्रक्रिया है, शिक्षा एक लक्ष्य उन्मुख प्रक्रिया है, विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया है, वृद्धि एक जैविक प्रक्रिया है। तो असत्य कौन सा हो जाएगा आपका 7वें में तीसरा। क्यों होगा, क्योंकि विकास कैसी प्रक्रिया है, एक गुणात्मक प्रक्रिया है, मात्रात्मक प्रक्रिया आपकी अभिवृद्धि या वृद्धि होती है। क्वेश्चन नंबर 8 में देखो, क्षेत्र विशेष में बालक की विशिष्ट योग्यता तथा विशिष्ट क्षमता को क्या कहते हैं। यानी कि एक क्षेत्र विशेष में, किसी एक फिक्स फील्ड में बालक की विशिष्ट योग्यता, बालक की स्पेसिफिक योग्यता तथा विशिष्ट क्षमता को क्या कहेंगे, मूल्य, रुचि, अभिक्षमता या अभिप्रेरणा। तो उसको क्या कहेंगे हम, अभिक्षमता कहेंगे। उसके बाद आ जाओ 9वें क्वेश्चन पे, ब्रूनर की प्रतिबिंबात्मक अवस्था, ब्रूनर की प्रतिबिंबात्मक अवस्था पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था से मिलती जुलती है। ब्रूनर की प्रतिबिंबात्मक अवस्था पियाजे की संज्ञानात्मक विकास की अवस्था की किस अवस्था से मिलती है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, संवेगात्मक गामक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या मूर्त पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है। ये देखो आपका पियाजे के सिद्धांत का क्वेश्चन आ ही गया, इसमें इसने तुलना करवा ली। अब इसमें आएगा आपका आंसर पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में क्या होगा आपका कि ब्रूनर की प्रतिबिंबात्मक अवस्था में ये इससे मिलती है, ठीक है। इस अवस्था में क्या होता है कि बालक अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानने और उसमें विभेद करने लगता है। भाषा का विकास इस अवस्था की महत्वपूर्ण विशेषता है, ठीक है। कौन सी अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, ठीक। उसके बाद चलो आप क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या आ जाएगा, निम्न में से कौन व्यक्तित्व के गुण सिद्धांत से संबंधित नहीं है। फ्रायड, आइजेंक, केटल या आल्पोर्ट। इसने पूछा है कि गुण सिद्धांत से संबंधित नहीं है, नहीं शब्द पे ध्यान देना। तो इसमें क्या आ जाएगा, सिगमंड फ्रायड। कैसे आया, क्योंकि सिगमंड फ्रायड व्यक्तित्व के गुण सिद्धांत से संबंधित नहीं होगा, क्योंकि व्यक्तित्व की विशेषता को ही व्यक्तित्व के गुण सिद्धांत कहा जाता है, ठीक है। इससे संबंधित मनोवैज्ञानिक गार्डनर, आल्पोर्ट, रेमंड, केटल और आइजेंक है, ठीक है। गुण सिद्धांत से संबंधित कौन कौन है आपके एक बार मैं नाम लिख देता हूँ। हावर्ड गार्डनर,
एक तो है आपका हावर्ड गार्डनर, उसके बाद है आलपोर्ट, उसके अलावा है रेमंड केटल, और आइजेंक, आइजेक या आइजेंक जो भी आप पढ़ते हो, ठीक है, ये हो जाएंगे। तो अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में इसने पूछा है कि सृजनात्मक समस्या समाधान की वह अवस्था जिसमें व्यक्ति असंगत सूचनाओं पर ध्यान नहीं देता उसे क्या कहेंगे। सृजनात्मक समस्या समाधान की वह अवस्था जिसमें व्यक्ति असंगत सूचनाओं पर ध्यान नहीं देता उसे क्या कहेंगे। आयोजन, प्रबोधन, उद्भवन या अनुवादन। तो उसको क्या कहोगे आप, उद्भवन कहोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में इसने पूछा है कि बोली जाने वाली भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होगी, ठीक है। जो भाषा हम बोलते हैं उसकी सबसे छोटी इकाई कौन सी होगी। अर्थ विज्ञान, वाक्य विन्यास, ध्वनि ग्राम या रूप ग्राम, ठीक है। तो जो बोली जाने वाली भाषा है आपकी उसकी सबसे छोटी इकाई होगी आपके ध्वनि ग्राम, ठीक है। क्या होगी, ध्वनि ग्राम। उसके बाद चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 में है कि निम्न में से किस प्रश्न द्वारा सृजनात्मक चिंतन को सर्वाधिक अच्छे ढंग से अनुमानित किया जा सकता है। इसे कौन बता सकता है, इसे कितने भिन्न तरीकों से हल किया जा सकता है, क्या आप इसका उत्तर बता सकते हैं या सही उत्तर बताएं, ठीक है। तो सृजनात्मक चिंतन को कौन सा क्वेश्चन जो है इसको डिफाइन करेगा, तो ये आएगा आपका सेकंड वाला, यानी कि इसको कितने भिन्न तरीकों से हल किया जा सकता है। अब देखो, जिसमें बुद्धि की क्षमता ज़्यादा होगी, बौद्धिक क्षमता ज़्यादा होगी, वो तो क्वेश्चन को जल्दी से जल्द सोल्व करने को देखेगा। और जो आपका सृजनात्मक बालक होगा या सृजनात्मक बुद्धि वाला होगा, वो सृजनात्मक बुद्धि वाला ये देखेगा कि मैंने इस क्वेश्चन को एक प्रकार से तो कर लिया, अब दूसरे प्रकार से कैसे करूँ, तीसरे से कैसे करूँ, चौथे से कैसे करूँ, ठीक है। तो ये आपके सृजनात्मक बालक की विशेषता है। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पर। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में है कि सूक्ष्म शिक्षण कौन सा है इसमें से। मूल्यांकन शिक्षण, प्रभावशाली शिक्षण, अश्रेणीयन शिक्षण या वास्तविक शिक्षण। इनमें से चारों में से सूक्ष्म शिक्षण कौन सा होगा। तो इनमें से सूक्ष्म शिक्षण होगा आपका प्रभावशाली शिक्षण, जो होगा क्या होगा, सूक्ष्म शिक्षण की श्रेणी में आएगा। सूक्ष्म शिक्षण माइक्रो टीचिंग का प्रयोग सर्वप्रथम 1963 में किया गया था। इस प्रक्रिया में कक्षा का आकार, समय, कार्य सामग्री को क्या किया था, इष्टतम प्रशिक्षण और वातावरण प्रदान करने के लिए, मतलब मैक्सिमाइज करने के लिए सभी चीज़ों को क्या किया था, छोटा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, सुमेलित करो। सुमेलित करना है सूची 1 को सूची 2 से, ठीक है। अब सूची 1 में क्या है, यहाँ पर हल, यानी कि हल, मैकडूगल, फ्रायड और मास्लो, चार मनोवैज्ञानिकों के नाम दे रखे हैं। इधर है आवश्यकता का सिद्धांत, मूल प्रवृत्ति सिद्धांत, मनोविश्लेषण सिद्धांत और प्रणोद अवकलन सिद्धांत, ठीक है। तो आपका हल ने तो कौन सा दिया था, प्रणोद अवकलन का सिद्धांत, ये तो ए वाला तो जुड़ेगा आपका किससे, फोर्थ से। और विलियम मैकडूगल ने कौन सा दिया था, मूल प्रवृत्त्यात्मक सिद्धांत। सिगमंड फ्राइड ने दिया था आपका मनोविश्लेषण सिद्धांत। और अब्राहम मास्लो ने दिया था आवश्यकता का पदानुक्रमिक सिद्धांत। तो ए में 4 किस में है, 3 में है, तो ये तो हो गया गलत। उसके बाद आ जाओ बी में सेकंड, ये भी हो गया गलत। उसके बाद आ जाओ सी में थर्ड, तो फोर्थ वाला क्या है आपका सही आंसर होगा। 16 देखिए, निम्न में से कौन सा समूह सृजनात्मकता के तत्वों के संबंध में सही नहीं है। इस प्रकार के क्रम का एक क्वेश्चन रीट में भी पूछा था उसने, ठीक है। उसने पूछा था कि ज्ञान के मतलब ऐसे था वो, ज्ञान, संज्ञान, बोध, संकल्पना, ऐसे मतलब सीरीज देखे और पूछा था इसने। तो सृजनात्मकता के तत्वों के संबंध में सही कौन सा होगा, इस तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है वो आपसे रीट में।
तो प्रवाह, विविधता, मौलिकता, सहकार्यता, या फिर प्रवाह, व्यवहार्यता, मौलिकता या विस्तारण। उसके बाद है बारंबारता, विविधता, मौलिकता या विस्तारण, या फिर प्रवाह, विविधता, मौलिकता या विस्तारण। ठीक है, तो चारों में से कौन सा सही होगा, ये इसने यहाँ पे पूछा है। तो सही कौन सा होगा यहाँ पे, ये होगा प्रवाह, विविधता, मौलिकता और विस्तारण। ठीक है, उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पर, 17 पर। एक 4-5 वर्ष के बालक में अपने पिता की अपेक्षा माता के प्रति अत्यधिक प्रेम की भावना क्या हो जाती है, विकसित हो जाती है। बालक के व्यवहार में होने वाले इस परिवर्तन को फ्रायड द्वारा क्या नाम दिया गया था। पराअहम, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स, ओडिपस कॉम्प्लेक्स और नार्सिज्म। 4-5 वर्ष के बालक में पिता के अपेक्षा माता के प्रति अत्यधिक प्रेम की क्या हो जाती है, भावना विकसित हो जाती है। ठीक है, तो इसको बोला था उसने ओडिपस कॉम्प्लेक्स। ठीक है, और क्या बोला था, ओडिपस कॉम्प्लेक्स। और अगर बालक के स्थान पर बालिका होती, क्या होती, बालिका, और वह अपने पिता के से प्रेम प्रदर्शित करती, तो वो उसको क्या हो जाता है, वो हो जाता है इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स, उसको बोलते हैं अपन इलेक्ट्रा। तो ओडिपस वाला पूछा था इसने, तो ये क्या जाएगा, ओडिपस कॉम्प्लेक्स। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 में है, निम्नलिखित में से कौन सा नियम थॉर्नडाइक के सीखने के गौण नियमों में शामिल नहीं है। ठीक है, सादृश्यता का नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, आंशिक क्रिया का नियम या बहु प्रतिक्रिया का नियम। ठीक है, थॉर्नडाइक के सीखने के गौण नियम में शामिल नहीं है, तो इसमें कौन सा नहीं है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। सादृश्यता का है, आंशिक क्रिया का है, बहु प्रतिक्रिया का है। ठीक है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम जो है आपके ठीक है, फिर यही है ना। इसके मुख्य नियम होते हैं तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। ठीक है, एक बार वापस देख लेना। थॉर्नडाइक के मैं लिख देता हूँ आपके यहाँ पे, थॉर्नडाइक ने सीखने के 2 प्रकार के नियम दिए थे। एक तो दिए थे मुख्य नियम, एक दिए थे गौण नियम। ठीक है, मुख्य में कौन कौन से दिए थे, मुख्य नियमों में, मुख्य में दिए थे इन्होंने तत्परता, अभ्यास और प्रभाव का नियम। तत्परता, अभ्यास और तीसरा था प्रभाव। ये 3 नियम दिए थे इन्होंने। ठीक है, उसके अलावा गौण नियमों की बात करें तो गौण नियम कौन कौन से थे, मनोवृत्ति, देखो मनोवृत्ति मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, मनोवृत्ति पीछे लिखना आप, मनोवृत्ति का नियम। ठीक है, उसके बाद है बहु अनुक्रिया का नियम, बहु अनुक्रिया का नियम। उसके बाद लिख लो आप आंशिक क्रिया का नियम, आंशिक क्रिया का नियम। उसके बाद लिख सकते हो आप अनुरूपता, अनुरूपता, इसी को हम क्या बोलते हैं, सादृश्यता का नियम। ठीक है, उसके बाद संबंध परिवर्तन का नियम, संबंध परिवर्तन का नियम। ठीक है, ये सारे नियम इन्होंने गौण नियम में बताए थे। मनोवृत्ति का नियम, बहु अनुक्रिया का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, अनुरूपता का नियम और संबंध परिवर्तन का नियम। मुख्य नियमों में तत्परता, अभ्यास और प्रभाव का नियम। ठीक है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट था तो मैंने आपको अलग से लिखा दिया। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, स्कूटर चलाने वाले व्यक्ति द्वारा कार चलाना सीखते समय उसके पूर्व अनुभवों का सहायक होना किस प्रकार के अधिगम अंतरण का उदाहरण है। क्षैतिज अंतरण, द्विपार्श्विक अंतरण, ऊर्ध्व अंतरण या धनात्मक अंतरण। ठीक है, तो ये आएगा आपका ऊर्ध्व अंतरण। ठीक है, उसके बाद देखो संप्रेषण संबंधी अक्षमता, यानी कि अपनी बात को ठीक तरह से सामने वाले को नहीं समझा पाना। तो संप्रेषण संबंधी अक्षमता कौन सी हो जाएगी आपकी, डिस्फेशिया, डिस्कैल्कुलिया, डिसलेक्सिया या डिस्ग्राफिया। तो संप्रेषण संबंधी होती है आपकी डिस्फेशिया। ठीक है, ये चारों के बारे में देख लेना आप। एक तो है डिस्फेशिया, डिस्फेशिया, दूसरी है डिस्कैल्कुलिया, डिस्कैल्कुलिया,
तीसरी है आपकी डिसलेक्सिया, और चौथी है आपकी डिस्ग्राफिया। ठीक है, ये चार मतलब अक्षमताएं हैं। ठीक है, जिसमें से डिसफेशिया तो है आपकी संप्रेषण संबंधी। डिसकैलकुलिया है आपके डिसकैलकुलिया है आपके गणना संबंधी। कौन सी है आपकी ये? गणना संबंधी, गणितीय गणना संबंधी। ठीक है, और डिसलेक्सिया है आपके, देखो लेखन संबंधी तो डिस्ग्राफी हो जाएगी, ये तो है आपकी लेखन संबंधी। ठीक है, लेखन संबंधी हो गया आपकी डिसग्राफिया, और डिसलेक्सिया है पढ़ने लिखने की अक्षमता। कौन सी? पढ़ने लिखने की। तो ये आप इनको विकारों को भी ध्यान रखना, विकारों से भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो है वो पूछ लेता है। वापस से देख लेना एक बार। डिसफेशिया तो था आपके संप्रेषण की, ठीक है, और डिसकैलकुलिया था आपका गणना संबंधी, और डिसलेक्सिया है पढ़ने लिखने संबंधी, और डिस्ग्राफिया है लेखन संबंधी। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 21। निम्न में से कौन सी शिक्षण विधि प्रजातांत्रिक नहीं है? प्रोजेक्ट विधि, सामूहिक परिचर्चा, व्याख्यान विधि या सहभागी विधि। इन चारों में से कौन सी ऐसी शिक्षण विधि है जो प्रजातांत्रिक नहीं होगी? पहली है आपकी प्रोजेक्ट विधि, दूसरी है सामूहिक परिचर्चा, तीसरी है व्याख्यान विधि, और चौथी है आपके सहभागी विधि। तो इसमें से कौन सी वाली जो है नहीं होगी, ये पूछा इसने। ठीक है, प्रजातांत्रिक नहीं होगी, तो कौन सी नहीं होगी? व्याख्यान विधि जो है आपकी प्रजातांत्रिक विधि नहीं है, यानी कि व्याख्यान विधि जो है प्रजातांत्रिक विधि के अंतर्गत नहीं आएगी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में उसने पूछा है कि शैक्षिक उद्देश्यों के ब्लूम के वर्गीकरण के भावात्मक पक्ष से निम्न में से कौन सा स्तर संबंधित नहीं है? भावात्मक पक्ष में भी कौन सा स्तर संबंधित नहीं है? व्यवस्थापन, ज्ञान, आग्रहण या अनुक्रिया। ठीक है, भावात्मक पक्ष की बात कर रहा है ये, तो भावात्मक पक्ष में आ जाएगा आपका ज्ञान जो है वो भावात्मक पक्ष से जो है संबंधित नहीं है। ठीक है, ब्लूम ने जो था आपका शिक्षा के अंतर्गत सीखने के उद्देश्यों का वर्गीकरण किया था। ठीक है, इसमें तीन करे थे इसने, संज्ञानात्मक, और साइकोमोटर डोमेन, तीन किए थे इसने। ठीक है, बीएस ब्लूम ने। तो मैं एक बार इनको भी लिख देता हूँ, क्योंकि बीएस ब्लूम आपके पेपर की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये। बीएस ब्लूम तीन प्रकार से इसने वर्गीकरण किया था। पहला था संज्ञानात्मक डोमेन, पहला तो था संज्ञानात्मक डोमेन, दूसरा था भावात्मक डोमेन, और तीसरा था साइकोमोटर डोमेन। साइकोमोटर डोमेन। ठीक है, संज्ञानात्मक डोमेन में क्या क्या आएगा आपका? ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण। ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण। ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, और मूल्यांकन। ठीक है, इसके अलावा भावात्मक डोमेन में क्या क्या आएंगे? भावात्मक में आएंगे आपके आग्रहण, उसके बाद आएगा आपका अनुक्रिया, उसके बाद आएगा आपका आकलन, आकलन के बाद आएगा आपका व्यवस्थापन, व्यवस्थापन के बाद मूल्य प्रणाली का चारित्रीकरण, मूल्य प्रणाली का चारित्रीकरण। ठीक है,
ये सब किस में आएंगे? आपके भावात्मक डोमेन में। साइकोमोटर डोमेन में क्या क्या आएगा आपका? प्रत्यक्षीकरण, प्रत्यक्षीकरण आएगा, इसके बाद व्यवस्था, इसके बाद निर्देशात्मक अनुक्रिया, निर्देशात्मक अनुक्रिया, उसके बाद आएगा आपका कार्यप्रणाली, कार्यप्रणाली, इसके बाद आएगा जटिल प्रत्यक्ष अनुक्रिया। क्या आएगा? जटिल प्रत्यक्ष अनुक्रिया। ठीक है, तो ये सारे आपके आएंगे। एक बार वापस से देख लेना, संज्ञानात्मक डोमेन, भावात्मक डोमेन और साइकोमोटर डोमेन। संज्ञानात्मक डोमेन में तो है इसका ज्ञान, अवबोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। भावात्मक डोमेन में क्या क्या आएगा? आग्रहण, अनुक्रिया, आकलन, व्यवस्थापन, मूल्य प्रणाली का चारित्रीकरण। साइकोमोटर डोमेन में क्या आएगा? प्रत्यक्षीकरण, व्यवस्था, निर्देशात्मक अनुक्रिया, कार्यप्रणाली, जटिल प्रत्यक्ष अनुक्रिया। ठीक है, ये हो गया आपका बीएस ब्लूम का वर्गीकरण। यहाँ से जो है वो क्वेश्चन पूछता है आपसे। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 23 में इसने पूछा है कि निम्न में से कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है पूछा है। परावर्ती स्तर, अवबोध स्तर, स्मृति स्तर या अभिप्रेरणा स्तर। कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है पूछा है, ध्यान रखना नहीं है। तो कौन सा नहीं होगा? आपका अभिप्रेरणा स्तर जो होगा, शिक्षण का स्तर नहीं होता अभिप्रेरणा स्तर। ठीक है, स्मृति, अवबोध और परावर्ती ये तीनों तो होते हैं आपके। फिर उसके बाद इसको ध्यान रखना, कौन सा शिक्षण का स्तर है, कौन कौन से हैं? परावर्ती है, अवबोध है और स्मृति। परावर्ती, अवबोध, स्मृति। उसके बाद आ जाओ आप, अधिगम प्रक्रिया, उद्दीपन एवं के बीच की संगति है। पूर्व अनुभव, पशु, अनुक्रिया या व्यवहार। तो उद्दीपन और अनुक्रिया ये तो आपने पढ़ा ही होगा। उसके बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 25 पर। 25 में है, निम्न में से कौन सी शिक्षण विधि प्रगतिवादी सिद्धांतों पर आधारित है? आगमन, निगमन, प्रश्नोत्तर या समस्या समाधान। प्रगतिवादी सिद्धांत पर कौन सी है आपकी? समस्या समाधान विधि जो है प्रगतिवादी सिद्धांतों पर क्या है? आधारित है। ठीक है, प्रगतिवादी सिद्धांतों पर आधारित है कौन सी? समस्या समाधान विधि। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 26 में है कि निम्नांकित में से कौन सा समस्या समाधान में बाधक नहीं है? कौन सा ऐसा है जो समस्या समाधान में आपके बाधक नहीं होता? सूझ, नकारात्मक मानसिक वृत्ति, चिंता या भग्नाशय। समस्या समाधान में बाधक नहीं होता। ठीक है, तो कौन सा नहीं होता बाधक? आपके सूझ जो है वो बाधक नहीं होता। ये सब तो क्या होते हैं? बाधक होते हैं समस्या समाधान करने में। निम्न में से कौन सा एक संवेग है? उद्दीपक, आमोद, ध्यान और स्मृति। ठीक है, संवेग क्या होगा आपका इनमें से? 27 में से थर्ड वाला आमोद। ठीक है, आमोद क्या हो जाएगा आपका? संवेग के अंतर्गत आएगा। अब संवेग क्या होंगे आपके? सुख, दुख, भय, क्रोध, ईर्ष्या, प्रेम, आमोद, घृणा। ठीक है, ये क्या है आपके? संवेग है। जैसे सुख, दुख, आमोद, आमोद प्रमोद वही वाला है आमोद, प्रेम, घृणा, ईर्ष्या, ये सब क्या है आपके? मूल संवेग हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाओ AIACS के साथ मूल रूप से कौन संबंधित होगा? हर्बर्ट, फ्लेंडर, मॉरिसन या लिपिट। AIACS। ठीक है, तो AIACS के साथ होगा आपका फ्लेंडर संबंधित होगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में इसने दिया है कि निम्न कथनों में से कौन सा प्रश्न कौशल के लिए सही नहीं होगा? प्रश्न कौशल के लिए सही नहीं है। प्रश्न पूछने में उत्साहवर्धक तरीकों का प्रयोग करना, सुनने में संवेदनशीलता विकसित करना, हाँ अथवा न उत्तर वाले प्रश्नों की संख्या बढ़ाना या प्रश्नों को प्रोत्साहन देना। तो प्रश्न कौशल के लिए कौन सा नहीं, मतलब जो है आपके सही नहीं होगा, वो होगा आपका तीसरा। अब हाँ या नहीं वाले प्रश्नों की संख्या बढ़ा देंगे तो तुक्का मारेगा, या तो हाँ बोलेगा या नहीं बोलेगा, तो उसमें उसके प्रश्न कौशल कैसे बढ़ेगा, मतलब उसका चिंतन करने का स्तर कैसे बढ़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 में देखिए, निम्न में से कौन सा व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी तकनीकी है? साक्षात्कार, अवलोकन, निर्धारण, मापनी या प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण। ठीक है,
तो प्रक्षेपी तकनीकी के बारे में पूछा इसने, यानी कि कौन सी वाली है जो प्रक्षेपी विधि है। तो प्रक्षेपी विधि जो है आपकी इनमें से प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, कौन सी है, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण। प्रक्षेपी विधियां वो होती है जो मानव के छिपे हुए व्यवहारों का अध्ययन करते हैं, ठीक है। देखो जैसे प्रक्षेपी में कौन सी आएगी आपके, प्रक्षेपी विधियां, प्रक्षेपी व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधियां, ठीक है। प्रक्षेपी विधियों में आपके कौन सी विधियां आएगी, प्रक्षेपी विधियों में वही विधियां आएगी जो कि आपके अचेतन मन या अचेतन मस्तिष्क, ठीक है, या छिपे हुए व्यवहारों, छिपे हुए व्यवहारों के अध्ययन के लिए उपयोग में ली जाती है। ठीक है, तो ये उनके लिए उपयोग में ली जाती है। अब प्रक्षेपी विधियों में आपके इंपॉर्टेंट विधियाँ कौन कौन सी है मैं एक बार आपको बता देता हूँ, तो आप ध्यान रखना। जैसे है आपकी रोरशा स्याही डब्बा परीक्षण, वाक्य पूर्ति परीक्षण और रोजेनविक पीएफ परीक्षण। तीन ध्यान रखना, रोरशा स्याही डब्बा, वाक्य पूर्ति, रोजेनविक पीएफ परीक्षण। जबकि साक्षात्कार अवलोकन और निर्धारण मापनी, ये कैसी है आपकी सामान्य व्यक्तित्व मापन, यानी कि कैसी है, अप्रक्षेपी विधियां है। ठीक है, प्रक्षेपी विधियों में एक चीज़ और ध्यान रखना, मतलब हमेशा वो रिक्त स्थान वाली टाइप की रहेगी ये विधियां। जैसे अगर कार्ड होंगे तो अगर 20 चित्रित कार्ड, जैसे 20 कार्ड हैं तो उसमें से एक आध कार्ड क्या होगा आपका रिक्त स्थान की तरह होगा। अगर वाक्य पूर्ति है तो उसमें से वाक्य में कुछ कथन जो होंगे मिस कर दिए जाएंगे या कुछ रिक्त स्थान छोड़ा जाएगा। इस प्रकार की होगी आपकी प्रक्षेपी विधियाँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले पेपर के साथ।